वेलकम। यूपीएससी एसएससी रेलवे बैंकिंग के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। इकोनॉमी चल रहा है। इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस इसके पहले वीडियो में बता ही चुका हूं कि 20 से 25% सिलेबस इकोनॉमी का सीधे तौर पे आता है, इग्नोर किया नहीं जा सकता, करंट अफेयर से जुड़ा होता है। पढ़ना कैसे है? एनसीईआरटी इंपॉर्टेंस है। जी हाँ, एनसीईआरटी 11th एंड 12th इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा आईएमपी है, इसके बिना काम नहीं चल सकता, इसको पढ़ना ही है। इसके छोड़ फिर जो आपको इस कंटेंट में हमारी श्योर सक्सेस टीम आपको देगी, हमारी कोचिंग से मिलेगा, वो लेना है। ऑनलाइन कोचिंग कंटिन्यू, हमारी क्लासेस डेली रेगुलर बेसिस पे चलते हैं। तो यूट्यूब से हट करके अगर हमसे आप पर्सनली गाइडेंस लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट करिए 8602215644 पे। आपको सभी विषय इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, छत्तीसगढ़ पीएससी से लेकर के मैथ्स और रीजनिंग सबकी तैयारी कराई जाएगी। एसएससी रेलवे बैंकिंग क्लियर, गारंटीड क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इकोनॉमी जब शुरू करते हैं तो हमको मालूम चलता है कि ये पूरा इतिहास बताया गया है कि हमारा डेवलपमेंट हुआ कैसे, किस बेसिस पे हमारा इंडियन इकोनॉमी ग्रो किया। मैं शुरुआत करता हूँ एकदम फर्स्ट चैप्टर को लेकर के कि इकोनॉमी चलना कैसे शुरू हुआ। देखिए, हम यूनिट 1 में आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि 1947 से लेकर के 90 तक के हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसे डेवलप करी। तो इस चैप्टर को इस शुरुआत करता हूँ और चलिए शुरू करते हैं। फिर इसमें मैं आपको कुछ और चीज़ें बताते जाऊँगा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर में ये चैप्टर है। सबसे पहले और सबसे आईएमपी और मेरी सबसे पसंदीदा लाइन है ये, इंडिया इज द पाइवट ऑफ आवर एम्पायर। इफ द एम्पायर लॉसेस एनी अदर पार्ट इन द डोमिनेंट वी कैन सर्वाइव, बट इफ वी लॉस इंडिया द सन ऑफ आवर एम्पायर विल हैव सेट। विक्टर अलेक्जेंडर, द वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 1894 में ये वाक्य कह रहे हैं। बहुत गंभीर और बहुत समझने लायक बात है। उनकी बातें कह रही हैं कि इंडिया इज द पाइवट ऑफ आवर एम्पायर। इंडिया हमारे एम्पायर का, हमारे साम्राज्य का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर हम अपने साम्राज्य के किसी और देश को अगर अपने साम्राज्य में ना रखें या ना रहे वो देश, तब भी हम सर्वाइव करेंगे, तब भी हमारे अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है। पर अगर हम इंडिया को खो देते हैं तो हमारे सूर्य अस्त हो जाएगा। कितनी गंभीर बात इस वायसराय साहब ने कही है। आप आकलन लगा सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य में भारत की क्या भूमिका रहेगी। इकोनॉमी का पहला और महत्वपूर्ण लाइन यहीं से शुरुआत होता है। मैंने इसके पहले वीडियो में इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का डिफरेंस बताया था, आपने नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं। और यहाँ से मैं क्लास की शुरुआत करता हूँ ये लाइन को घेरते हुए कि ये सबसे आईएमपी और मेरी सबसे पसंदीदा लाइनों में से एक है और आपको भी ये लाइन पसंद आई ही होगी। इंट्रोडक्शन क्या है? इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन में मैं सबसे पहले बता दूं कि इकोनॉमी क्या है। मैंने पहले भी बताया था कि इकोनॉमी इज अ साइंस टू स्टडी इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस टू स्टडी इकोनॉमी। इकोनॉमी की अध्ययन हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। असलियत में इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में जब मैं डिफरेंस बता रहा था तो 2 वाक्यों में मैंने स्पष्ट किया था कि अगर आपके घर में आप 5 सदस्य रहते हैं, आपके घर में 500 रुपये है, 500 रुपये है और 500 रुपये में आपको ऐसा लगता है कि आपका गुजारा नहीं हो सकता, तो उस कम पैसे में भी आपके यहाँ खर्चा है 1000 का, पर पैसा 500 रुपये है। 1000 के खर्चा होते हुए भी उस 500 रुपये में आप किस प्रकार गुजारा करेंगे, उस थ्योरी के ऊपर में कि हमें कम में भी कैसे अपने आप को सर्वाइव करना है, उस कम में भी हमें अपने आप को कैसे बिल्कुल भी कमी फील नहीं होने देनी है और उस कमी को कैसे हमें आगे फ्यूचर में बढ़ाना है और फुलफिल करना है, वो कमी को दूर करना है। ये जो थ्योरी होगा, ये जो प्रिंसिपल्स होंगे, ये थ्योरी और प्रिंसिपल, ये सिद्धांतों पे, ये थ्योरीज पे जो काम करता है, जो हमें सिखाता है कि इसे कैसे होगा, ये है इकोनॉमिक्स, जिसमें हम अध्ययन करते हैं पैसे के बारे में कि कमी में भी कैसे जिया जाए। पर जब हम बात करते हैं कि इस कमी के होने के बाद में हम ये आकलन लगाते हैं कि असलियत में वो 500 रुपये का कितना कितना हिस्सा घर के किस सदस्य के पास में, तो मालूम चलता जो घर का सबसे छोटा सदस्य था, जिसकी आयु 10-12 वर्ष थी, उस बच्चे के पास में कुछ भी नहीं था। घर का जो पिता है वो सबसे ज़्यादा रकम 300 रुपये रखा था, माता के पास में भी 100 रुपये थे, कुछ उनके यहाँ वृद्ध है उनके पास में भी 100 रुपये थे। ये जो हम पैसे का आवंटन का जब नज़र लाए तो ये है इकोनॉमी। किस देश की कितनी अर्थव्यवस्था है, किस देश के यहाँ कितना उत्पादन हो रहा है, कितना आयात हो रहा है, कितना निर्यात हो रहा है, उससे उसकी आय कितनी है, भविष्य में क्या होगा, ये अर्थव्यवस्था है। पर जो भी अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में वो देश कैसे चलेगा, उसकी थ्योरी डिज़ाइन करना, ये इकोनॉमिक्स है।
ये बेसिक डिफरेंस आपको समझना है। फिर इस पार्ट को शुरू करते हैं और मैं इसी प्रकार से कुछ नई बातें भी चैप्टर से अलग पूरे इस थ्योरी इस सेशन में बताते चलूँगा। वीडियो को लैक नहीं करेंगे क्योंकि यूपीएससी के रिगार्डिंग बहुत आईएमपी वीडियो है, बहुत आईएमपी चैप्टर है एंड एनसीईआरटी जो मैं रीड कराने वाला हूँ ये ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला। शुरू करता हूँ। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक इंडियन इकोनॉमी इज टू फैमिलियर यू विद बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स डेवलपमेंट। ये बुक हमें बस भारतीय इकोनॉमी से, भारतीय अर्थशास्त्र अवगत कराने के लिए बनाई गई है और उसी हिसाब से इसे डिज़ाइन किया गया था। सबसे पहले मैं इसके बीच के लाइन में आता हूँ। सो लेट अस फर्स्ट लुक एट स्टेट्स इकोनॉमी प्रायर इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इकोनॉमी के बारे में थोड़ी सी झलक देगा। द स्ट्रगल ऑफ इंडिया प्रेजेंट डे इकोनॉमी इज नॉट जस्ट करंट मेकिंग, इट हैज़ इट्स रूट स्टेप्ड इन द हिस्ट्री। स्वाभाविक सी बात है कि आज जिस स्थिति पे भारत है ये आज हम एक झटके से तो नहीं पहुंच गए। सदियों से हमने कुछ देखा है, कुछ सहा है और उसी के कारण आज हम इस स्थिति पे पहुंचे हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि एक समय में सोने की चिड़िया कहे जाने वाला भारत आज इस स्थिति पे यूं ही नहीं पहुंच सकता। कुछ तो हुआ होगा, बहुत कुछ हुआ है। हम बहुत समय तक गुलामी की दास्तान में रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा दुखद जो शासन रहा है वो ब्रिटिश शासन रहा है। क्योंकि मुगल भी हमारे देश में शासन किए और ब्रिटिश भी शासन किए, पर मुगल और ब्रिटिश के शासन में अंतर यह था कि मुगल जो सामान ले जाते थे या उन्हें जो सामान की लूटपाट मचाते थे, इससे अराजकता तो आती थी, इकोनॉमी तो डैमेज होती थी, पर दिक्कत ये थी ना कि घर का पैसा घर में रहता था। ज़्यादा मात्रा में मुगल काल में या इन शासनों में पैसे बाहर नहीं गए भारत की भूमि के अंदर रहे। पर ब्रिटिश शासन वो शासन था जिसमें बहुतायत में पैसे सीधे ब्रिटेन ट्रांसफर किए गए। देखिए इसने क्या कह रहा है कि 2 centuries बिफोर इंडिया फाइनली वॉन इट्स इंडिपेंडेंस इन 15 अगस्त, हमें पूरी तरह से इकोनॉमी हमारी ध्वस्त हो गई थी। तो द सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज टू रिड्यूस द कंट्री टू बीइंग अ रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर ग्रेट ब्रिटेन। सुनिएगा क्या, जो उनका सोल पर्पस था ब्रिटिश इकोनॉमी का, टू रूल इन इंडिया, भारत में शासन करने का, वो मेन पर्पस था कि ग्रेट ब्रिटेन, आप सभी देख सकते हैं, अभी मैं आपको नक्शे में भी दिखाऊंगा, हमारी पूरी वीडियोस की सीरीज चलेगी। ब्रिटेन जो एक बहुत छोटा देश है और उस छोटे से देश में, उस छोटे से देश का ना तो कोई बहुत ज़्यादा आबादी है, ना तो वो एक भारत जैसा विस्तृत नहीं है कि रेगिस्तान भी हो, समुद्र भी हो और हर प्रकार के सीजन आते हों, इतना विशाल का देश ऐसा तो है नहीं वहाँ। हमारे यहाँ तो सब प्रकार के सीजन्स हैं, सब प्रकार के राज्य हैं। तो वहाँ पे रॉ मटेरियल्स की कमी थी और साथ ही साथ में वहाँ पे ह्यूमन पावर भी कम था, मार्केट भी नहीं था उतना, आबादी ही कम है तो मार्केट कहाँ से होगा। भारत वो जगह दिखा कि इतना विशाल का देश जहाँ पे सब कुछ लगभग होता है, यहाँ हर प्रकार की चीज़ें, हर प्रकार की फसल, हर प्रकार की वस्तुएं और लोहा, जो कि उस वक्त की बहुत भारी भरकम मांग थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में बहुत बड़ी मांग बनकर उभरा था स्टील बनाने हेतु, वो आयरन भारत में था। और यही कारण था कि सबकी नज़र भारत पे थी और ब्रिटेन भी भारत को सिर्फ और सिर्फ अपने उपयोग में, यानी कि एक रॉ मटेरियल के सप्लायर, एक कच्चे माल के आयात निर्यात के रूप में, वो एक बिजनेस व्यापार के रूप में, अपने फायदे के रूप में देखता था। ओनली रैपिड एक्सपैंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज एंड अंडरस्टैंडिंग दी, देखिए ये सब चीज़ें तो हो गई, फिर हमें लूटा गया और हमें बर्बाद किया गया। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक जो 1.2 है, इस पे मैं आ रहा हूँ और ध्यान देंगे इस पे कि उस वक्त की लो लेवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या थी। आइए इसे रीड करते हैं। इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। हमारी खुद की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। थ्रो एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल, येट द कंट्री इकोनॉमी वॉज characterized by the various kind of manufacturing activities. India was particularly well known for its handicraft industry in the field of textile, cotton and silk, metal and precious stones. देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है या कोई भी एग्जाम पूछ सकते हैं कि भारत में अंग्रेजों के आने के पूर्व हमारी किनकी इंडस्ट्री प्रख्यात थी। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी इंडस्ट्री प्रख्यात थी, क्योंकि हम एग्रीकल्चर पे बेस्ड हमारा उस वक्त भी सिस्टम था, तो एग्रीकल्चर से जो भी खाद्य पदार्थ मिलते थे, एक तो हम इसको बाहर भेजते थे, साथ ही साथ में देखिए हमारे एग्रीकल्चर बेस्ड था सिस्टम। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो हमारे यहाँ बहुत फेमस थी, सबसे ज़्यादा यही फेमस थी। उसके बाद में हमारे यहाँ कॉटन
इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट में जो कॉटन और सिल्क के हमारे यहाँ कपड़े बनते हैं और जो कॉटन और सिल्क का व्यवसाय होता है वो फेमस था। मेटल्स हमारे यहाँ थे, मैंने बताया आयरन के बारे में भी, और भी बहुत से मेटल, गोल्ड वगैरह के भी हमारे यहाँ थे। प्रीसियस स्टोन जिनका काम आज भी भारत में होता है, वर्क्स के, और साथ ही साथ में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो आपको बताया ही गया, भारत फेमस था। अब आप समझ सकते हैं कि इस भारत की अर्थव्यवस्था कितनी थी। मैं आपको एक आकलन दे रहा हूं कि आज़ादी के पूर्व हमारी अर्थव्यवस्था लगभग 20% से भी अधिक थी, 25% भी थे हम। सिर्फ ब्रिटिशर्स के आने के बाद, सिर्फ ब्रिटिशर्स के 200 साल के शासन ने हमें इस लायक, इस स्थिति पर पहुंचा दिया था कि हम खाने को मोहताज हो गए थे। हमारे यहाँ खाने को भी कुछ नहीं होता था, तो हमें अमेरिका से मदद लेनी पड़ती थी खाने की। आगे बढ़ते हैं समय न गंवाते हुए कि दिस प्रोडक्ट एंजॉय बाय अ वर्ल्ड वाइड मार्केट ऑन द रेपुटेशन ऑन फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल। देखिए, ये हम बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भारत डिलीवर करता था। आपको ये पूछा जा सकता है, देखिए, कि मुस्लिम क्या होता है। ये आपको एक वर्ड दिख रहा होगा यहाँ पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल करके जो ब्रैकेट लिखा हुआ है, इसमें ये मुस्लिम शब्द आया है। ये क्या है? याद रखना है कि मुस्लिम एक कॉटन टेक्सटाइल का ही प्रकार है, कॉटन टेक्सटाइल का ही एक प्रकार है। ये पूछा जा सकता है कि मुस्लिम का सबसे ज़्यादा व्यवसाय किस क्षेत्र में होता है या होता था। तो मुस्लिम का जो सबसे ज़्यादा व्यवसाय है वो बंगाल क्षेत्र में होता था उस वक्त, क्योंकि जो हमारा बांग्लादेश है वो बना नहीं था, तो वो हमारे देश में ही इंक्लूड होता था। तो बांग्लादेश की अभी तत्कालिक राजधानी ढाका में ये सबसे ज़्यादा होता था। तो देखिए, ढाका के आसपास ये काम हुआ करता था, और जो अभी बांग्लादेश का कैपिटल भी है। ढाका मुस्लिम जो है, इसे ढकाई मुस्लिम के नाम से भी जाना जाता है, ढकाई मुस्लिम के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्ल्ड वाइड फेमस था और ये अपनी रॉयल्टी के लिए फेमस था। खास करके जो उस वक्त के अहदेदार परिवार हुआ करते थे, शान शौकत से रहने वाले परिवार हुआ करते थे, वो इस मुस्लिम की यूज़ करते थे। ये आपका जियोग्राफिकल लोकेशन पूछ सकता है, भौगोलिक जानकारी मांग सकते हैं कि मुस्लिम कहाँ प्रसिद्ध था। बंगाल में प्रसिद्ध था। मुस्लिम कब प्रसिद्ध था? बहुत पहले, जब अभी भी प्रसिद्ध है। किस लिए? तो शाही शान शौकत के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध था। इसके और अन्य क्या नाम है? तो इसके खास, मलमल खास और मलमल शाही, ये दो नाम यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे होंगे, मैंने अभी अंडरलाइन किए हैं। ये मलमल शाही नाम आपको दिख रहा होगा और मलमल खास, ये दो नाम इसके बहुत ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ इसके बारे में इतना ही जानकारी लेते हुए कि देखिए, द इकोनॉमी policies pursued by the colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of the economic interest in their home country. स्वाभाविक सी बात, ब्रिटेन हमारी भला करने तो आया नहीं था। उसका मूल मकसद था भारत से रॉ मटेरियल की आपूर्ति करना। बाद में उसका दिमाग आया कि रॉ मटेरियल की आपूर्ति ही क्यों ना जो वहाँ से फाइनेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो वहाँ से उत्पाद हो रहे हैं, उन उत्पाद के लिए सर्वोत्तम बाजार भी भारत को बना दिया जाए। भारत एक बाजार के रूप में उपयोग किया जाने लगा। जब भारत से कोई सामान जाता तो उस पर टैक्स लगता, पर ब्रिटिशों से जब सामान आता तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, यानी कि उनके द्वारा बनाया गया सामान सस्ता रहता और हमारे द्वारा भेजा गया सामान महंगा होता। और यही कारण था कि फिर धीरे धीरे भारत के सामान की मांग गिरती गई और भारत की सभी इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय होती गई। और मैंने बताया कि हम खाने को भी मोहताज हो गए थे। वो देश खाने को मोहताज हो गया था जो कभी 25% शेयर रखता था पूरे विश्व बाजार में। इनका भारत में ना तो कोई सर्वे करते थे, ना तो भारत को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार का आंकलन इकट्ठा किया करते थे। तब फिर सच पॉलिसीज ब्रॉट अबाउट फंडामेंटल चेंज इन द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो हमारे देश के ही कुछ लोग खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। और इसी के तहत में हमारे देश में ड्यूरिंग ऑब्वियसली द कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड सिंस अटेम्प्ट टू एस्टिमेट द नेशनल पर कैपिटल इनकम। हमारे राष्ट्र की क्या है, मैंने बोला कोई सर्वे नहीं करते थे। हमारे राष्ट्र के पर व्यक्ति क्या आय है, हमारे देश की जीडीपी क्या है, नेशनल पर कैपिटल इनकम क्या होता है, ये जानने की कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिम्मत ही नहीं करी। तो फिर हमारे देश के कुछ इंडिविजुअल लोग, कुछ अकेले कुछ लोग खड़े हुए। ये इनमें सबसे ज़्यादा जो नाम फेमस है, ये देख सकते हैं आप लोग। उस वक्त का सिस्टम लेकिन उतना परफेक्ट नहीं था। दादा भाई नौरोजी हुए, विलियम डिग्बी हुए, है ना, ये वी.के. राव हुए, सिराज जी हुए, और एक और नाम है आपका आर.सी. देसाई। ये तीनों नाम, चारों पांचों नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। कॉलोनियल पीरियड वेरी सिग्निफिकेंट। पर आपको ये याद रखना है कि सबसे पहला जो प्रयास है वो हमारे दादा भाई नौरोजी जी द्वारा ही किया गया था, एक देश की जीडीपी जानने का। उन्होंने जो आंकलन लगाया था उस वक्त लगभग 20 रुपये प्रति व्यक्ति हमारी आय होती थी सालाना। 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय से भारत जी रहा था। इसके बाद में बहुत से लोग आए थे, पर ये आकलन सही क्यों नहीं लग सकता? ये भी यूपीएससी का प्रश्न। एक बार यूपीएससी ने पूछा है ये क्वेश्चन जीडीपी से रिलेटेड
कि सबसे पहले जीडीपी का आकलन कब किया गया था, तो आपको नाम लिखना होगा और क्यों उस वक्त के जितने भी, जैसे दादा भाई नौरोजी हुए, विलियम डिग्बी हुए, राव हुए, सिराज सर हुए, है ना, ये सभी लोगों द्वारा जब जीडीपी का आकलन किया जा रहा था या इंडिया नेशनल पर कैपिटल का आकलन किया जा रहा था, तो इनमें क्या कमियां थी, ये एक यूपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, क्या कमियां थी वो पूछा था। तो इनकी कमियों में आप क्या बता सकते हैं? सबसे पहले, अभी देश हमारे हाथ में है नहीं, जो देश के जीडीपी या पर कैपिटा इनकम जानने के लिए हमें जो आंकड़े चाहिए वो कहाँ से मिलेंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई हेल्प करने वाली नहीं। ये क्या करते थे, उस वक्त की जो फसलें उगती थी उन फसलों के आधार पर ये आकलन लगाने की कोशिश करते थे कि इस वर्ष अगर इतनी फसल उगी है तो भारत की शायद ये जीडीपी होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ एग्रीकल्चर था। पर याद रखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर था, उस वक्त भी सर्विस सेक्टर डेवलप हो चुका था। सर्विस सेक्टर में आते हैं हॉस्पिटल, स्कूल्स, है ना, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और जो भी सेवा के बैंक हो गए, ये सब सर्विस सेक्टर में आते हैं। उस वक्त भी इंडस्ट्रीज आ ही चुकी थी, ये खुद इंडस्ट्रियलिस्ट है इनमें कुछ, तो उनका आकलन तो अभी भी नहीं हो रहा था। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि 100% हम एग्जैक्ट नहीं पहुंच पा रहे थे, और क्या पता वो एग्रीकल्चर के भी जो आंकड़े थे वो सही थे नहीं। पर हाँ, एक जो प्रयास किया गया वो इन्हीं लोगों द्वारा शुरू किया गया। तो दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी और फिंडले, सिराज सर, वी राव सर और हमारे एक और नाम है आरसी देसाई, इन सभी नामों में जो सबसे परफेक्ट नाम माना गया है वो राव सर का माना गया है। वी राव सर ने सबसे परफेक्ट आकलन किया था, ऐसा माना जाता है। लेकिन आगे जाकर के हमें पीसी महालनोबिस के बारे में मालूम चलेगा, जो स्वतंत्र भारत में 5 ईयर्स प्लान के जनक माने जाते हैं, और भारत में प्लानिंग जो अर्थव्यवस्था की है वो उन्होंने ही करी, और उनके नाम से हमारे देश में एक दिन भी समर्पित किया गया है सार्ववार्षिक कैलेंडर में। आपको ये सब कुछ अगले सेशन में हमें मालूम चलेगा। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड हाँ, ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट की, क्योंकि सिर्फ एक सब्जेक्ट से कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला, हमको सभी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, मैथ, सब कुछ ध्यान देना पड़ेगा, रीजनिंग वगैरह वगैरह सब कुछ। तो सब कुछ पढ़ने के लिए ज्वाइन करिए ना श्योर सक्सेस। कॉन्टैक्ट नंबर 8602215644, कॉल कर दीजिए या मैसेज कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।